हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज आपका थर्ड चैप्टर ऑफ योर साइंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, सो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जो हमारा लास्ट क्लास था वहां पे हमने पढ़ा था मैटर्स। हाँ, मैटर्स के बारे में, 3 मैटर्स ऑफ योर स्टेट क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो उसमें आप एटम्स एक टर्म है, वो वर्ड्स आप यूजुअली हमने उसमें बहुत बार यूज किया है, राइट। सो एक्चुअली एटम्स होते क्या हैं, विल स्टडी इन दिस चैप्टर, एंड हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। एटम्स क्या है एंड देन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी. Your ancient Indian Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter, and the idea of divisibility of matter were considered long back in India around 500 BC. So, जो हमारे फिलोसफर्स हैं, ग्रीक फिलोसफर्स और एंशियंट इंडियन जो हमारे साइंटिस्ट थे, वो लोग सोचते थे कि जो मैटर है, जो हमारा अनसीन है, हम उसको देख नहीं पाते। जैसे कि एयर, हम एयर को फील करते हैं, राइट, बट वी कैन नॉट सी द एयर। सो उन सबको देख के वो सोचते थे द अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, जो भी इतने सारे मैटर्स है वो क्या है, कैसे बनते हैं, मतलब क्या किससे बनते हैं, उनका छोटा सा पार्टिकल क्या क्या कहलाता है। ओके, सो दे ऑलवेज वॉन्डर्ड अबाउट दैट. सो एन एंशिएंट फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ पोस्टुलेटेड दैट, मतलब महर्षि कन्नड़ उन्होंने पोस्टुलेट मतलब उन्होंने कुछ बोला था किसके बारे में, दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, ओके, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. सो मैटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, सो एट द एंड वी विल रीच एट अ पॉइंट वेयर इट इज नॉट एट ऑल फर्दर डिविजिबल. ओके, सो विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. जैसे कि देखो, आप बिस्कुट तो सब खाते हैं, राइट. सो एक बिस्कुट का टुकड़ा ले लो, उसको आप टुकड़े करते जाओ. सो एट द एंड आपको एक पाउडर फॉर्म आएगा. सो पाउडर फॉर्म को भी आप देखोगे अगर अंडर माइक्रोस्कोप, देन यू कैन सी स्मॉल स्मॉल particles. Okay, वो पाउडर फॉर्म में भी वो स्मॉल पार्टिकल्स है. सो आफ्टर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, राइट. सो वैसे ही तो उन्होंने मैटर को डिवाइड किया, जिसको हम पदार्थ बोलते हैं. ओके, एंड वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. उन्होंने ये चीज बोली थी. ओके, फाइंड आउट किया था. सो अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particle, and beyond which further divisible is not पॉसिबल. जो फर्दर उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. वो उसका लास्ट स्टेज है, डिवीजन ऑफ उसका लास्ट स्टेज है. सो ही नेम दिस पार्टिकल एज परमाणु. सो उस पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था परमाणु के नाम से. ओके, एंड अनदर इंडियन फिलोसोफर पक्काडू कट्टियम्मा elaborated that doctrine and said that this particle normally exists in a combined form which gives us various forms of matter. So another scientist जिसको जो है पाकुडा कट्टियम्मा, उन्होंने बताया था कि जो पार्टिकल्स है, उन्होंने फर्दर उसको और अच्छे से एलाबरेट किया था. ओके, सो उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स है दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, वो कंबाइन होके रहते हैं. ओके, एंड बट ये आते हैं हमें मैटर से, बट दिस कंबाइंड फॉर्म गिव्स अस अ फॉर्म ऑफ मैटर, और उसको हम अगर ज्वाइन करते जाएंगे देन विल गेट मैटर. ओके, सो जैसे कि सो अराउंड द सेम एरा, मतलब अनदर साइंटिस्ट जो है Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Okay, matter को divide करते जाएंगे तो एक stage ऐसा आएगा at the end कि वो further divide होएगा ही नहीं. So this is the last stage of the matter. So Democritus called this individual particles as atoms, meaning individual. Okay, so all this was based on the philosophical consideration, but not such experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. So up till 18th century उन्होंने से भी ये बात को बोली थी, but they could not be able to prove. उन्होंने प्रूव ही नहीं किया था. ओके, सो दे कॉल्ड द एटम्स, उस पार्टिकल को उन्होंने एटम्स बोला जो कि इनविजिबल है, राइट, जो कि फर्दर उसको और डिवाइड नहीं किया सकता. सो एटम्स आर इनविजिबल टू अस, उन्होंने ऐसा बोला था क्योंकि उनके पास कुछ proof नहीं था up till 18th century. Then by the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. So towards the 18th century,
बहुत सारे न्यू साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया और वो बोलने लगी जो मैटर है या जो एटम्स पाए हैं या जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं, वो जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड्स है, वो कंबाइन क्यों करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म होता है। ओके, सो उन्होंने और ज्यादा उस पर रिसर्च किया एंड क्यों और कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। सो Anthony L. Lavoisier laid the foundations of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. So, उन्होंने केमिकल एंटोनी एल लोवेशियर जो है उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में फॉर्मुलेट किया। सो उन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड जो भी फॉर्म होता है वो एक पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करते हैं। सो व्हाट आर द रूल्स? दैट रूल्स आर द लॉज ऑफ योर केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपके लिए कुछ रूल्स है, राइट? कि आपको 7:30 तक ही आना है, आपको 7:15 में प्रेयर होता है एंड देन 7:30 से आपका क्लास शुरू होता है। ओके, देन टुवर्ड्स 8 अनदर क्लास सेकंड पीरियड होता है, फिर 8 to 8:30 थर्ड पीरियड होता है। सो एंड आपको 1:40 को स्कूल छुट्टी होता है। सो दिस इज लाइक फिक्स, सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। लाइक वैसे ही जो एलिमेंट्स है, एटम्स है या जो कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं वो भी कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। सो he called that rules as laws of chemical combination. Okay, so chemical combination मतलब क्या? केमिकली कंबाइन करना। केमिकली कंबाइन करने का मतलब यह है कि जो लेबोरेटरी में हमारे जो भी सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, विल स्टडी दैट और द रूल्स और द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। The following two laws of chemical combination were established after much experiments by Lavoisier and Joseph L. Proust. Okay, बहुत सारे experiments करने के बाद उन्होंने दो rules बनाए. Your first rule is law of conservation of mass. Okay, law of conservation of mass. What does it mean? We'll see. Is there a change in mass when a chemical change, a chemical reaction takes place? So, before understanding the mass in the chemical reaction, you should know what is a chemical reaction. Okay, so chemical reactions are those when two simpler substances they combine, they form a product, a new product is formed. Okay, and that the characteristics or the features of that product is totally different from the substances which is combined. जैसे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। ओके, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन को मिलके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। सो कार्बन के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, ऑक्सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। ओके, जब वो केमिकली कंबाइन करते हैं दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर कार्बन एंड योर ऑक्सीजन। ओके, सो दिस रिएक्शन वी कॉल इज अ केमिकल रिएक्शन। सो your first law is law of conservation of mass. So is there a change in mass when a chemical reaction takes place? So अगर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, सो कार्बन और ऑक्सीजन का जितना मास है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का भी उतना ही मास है क्या? जो मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ उन दोनों का मास सेम है या डिफरेंट है? अगर कुछ मास लॉस होता है या एग्जैक्ट सेम मास होता है? सो देयर इज अ क्वेश्चन। सो बिफोर गोइंग टू दैट आंसर वी नीड टू डू अ स्मॉल activity. So let's see the activity. Okay, understand this. So take one of the following sets x and y for chemicals. मतलब x और y आपको 1 2 3 पेयर ऑफ केमिकल्स दिया है। सो आप फर्स्ट पेयर ऑफ केमिकल ले सकते हैं जिसमें आप x में कॉपर सल्फेट लेंगे और y में सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, या तो दूसरे में आप बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं और सोडियम YS सोडियम सल्फेट ले सकते हैं। ये थर्ड पार्ट में आप X की जगह पे लेड नाइट्रेट ले सकते हैं एंड योर Y कैन बी योर सोडियम क्लोराइड। ओके, उनका ग्राम्स भी दे दिया है, व्हाट आर द ग्राम्स यू विल बी टेकिंग। सो लेट्स सी, हम फर्स्ट वाला लेते हैं। ओके, एंड वी कैन सी X and Y. So if I have taken copper sulfate 1.25 gram as my X compound and my Y compound is 1.43 gram of sodium carbonate. Okay, you see, prepare separately a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y each in 10 ml in water. So your lead nitrate, barium chloride, sodium sulfate and sodium chloride, these are the salts. So आप इसको लेंगे बीकर में। ओके, so बीकर में आप 10 ml का वाटर लेंगे और X सॉल्ट उसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे। दूसरे में आप Y सॉल्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे। दो टेस्ट ट्यूब में X एंड Y, दो आपका प्रिपेयर हो गया। ओके, देन
take a little amount of solution of y in a conical flask. So जो y solution आपने टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर किया था, यहाँ पे आप फिगर 3.1 में देखिए conical flask में आपका y solution है, okay? And then take a little amount of solution in your ignition tube. This is my ignition tube. It is just like similar to your test tube, okay? But it has more resistivity to your heat, so that अगर हम heat करेंगे तो वो क्या होगा ना, ब्रेक नहीं होगा, ओके, मोर रेजिस्टेंट टू हीट, सो दैट वी कॉल्ड एज इग्नाइशन ट्यूब, ओके। देन आप क्या करेंगे, इसको एक थ्रेड में बांधेंगे और इसको वाई सॉल्यूशन में डिप करेंगे और थ्रेड आपको बाहर छोड़ेंगे और कॉक से इसको बंद कर देंगे, ओके। सो hang the ignition tube in the flask carefully, see the solution do not get mixed. So मेरा टेस्ट ट्यूब जो ignition tube है उसमें मेरा solution X है और मेरा conical flask में solution Y है, दोनों मिक्स नहीं हुए, राइट? सो put the cork on the flask. आपने यहाँ पे cork fix कर लिया, okay? So weigh the flask with its contents carefully. So आपको धीरे से लेके उसको weighing balance में weigh करना है and you have to note the heat, okay? Then now tilt and swirl the flask so that the solution X and Y get mixed. So फिर क्या करेंगे, वेट करने के बाद आप उसको थोड़ा टिल्ट कर देंगे जिसमें मेरा कॉनिकल फ्लास्क और इग्नाइशन ट्यूब में जो भी मेरा लिक्विड है वो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। मेरा जो भी सोल्यूशन है X and Y they will mix together. So again मिक्स होने के बाद you have to weigh again, okay? So what happens in the reaction flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? And if so, we put a cork in the mouth. Why did you put the cork in the mouth of the flask? And does the mass of the flask and its contents change? So, these are the questions that will come to your mind. कि कुछ केमिकल अगर मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुआ क्या? अगर हुआ तो क्या हुआ? उसका वेट चेंज हुआ क्या? और मैंने कॉर्क क्यों दिया था? So these are the different kinds of questions that will come to your mind. We'll see the answers, you see. So आपने वेट किया अलग अलग, देन आपने मिक्स किया. So जब मिक्स किया solution X and Y, they will undergo in chemical reaction and new substances will be formed. जैसे कि मेरा ये first दो salts हैं, copper sulfate and sodium carbonate. If they combine, my copper carbonate and sodium sulfate, two new salts will be formed, right? Okay, double displacement reaction से मेरे दो new salts form हो जाएंगे, okay? So यहाँ पे जो मेरा salts form हुआ, reaction they will undergo reaction. So हमने flask, मेरा first question है what happens in the reaction flask? The both will react, new compounds will be formed. Next, do you think a chemical reaction is taking place? Yes, because कुछ फिर साउंड होगा या कलर चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन फॉर्म हुआ है. Why does we put a cork on the mouth of the flask? आपने cork क्यों पुट किया था? क्योंकि अगर हम cork पुट नहीं करेंगे, जो अगर हमने सोल्यूशन टिल्ट किया, मेरा जो रिएक्शन फॉर्म हुआ तो वो फ्लास्क से बाहर ना चला जाए. So ताकि मेरा मास जो मैं वेट करूंगी, मेरा वेइंग में कुछ डिफरेंस ना आए. That's why I put a cork on the mouth. Does the mass of the flask and the contents change? Yes. It will not change. No, not at all. So, क्या होगा? मैंने अगर अलग अलग वे किया था और मैंने अभी इनका रिएक्शन फ्लास्क में मिक्स हो गया सॉल्यूशन X and Y और मेरा रिएक्शन फॉर्म हुआ, स्टिल दोनों का मास एज यूजुअल सेम रहेगा. We will see that, okay? So by this we understand that हमने जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन X और Y लिया था, मेरा जो कंपाउंड फॉर्म होगा X and Y के बीच, so that मेरा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, that is that both the masses are the same. So यहाँ पे law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass is neither created nor is destroyed. Both the mass are the same. Mass same रहेंगे before the reaction and after the reaction. मेरा reactants का mass है before the reaction and after my products is formed, that mass will be same. It will not change. Okay. So what is my second law? First law मेरा हो गया law of conservation of mass. Okay, so mass can neither be created, ना हम उसको create कर सकते हैं, ना हम उनको destroy कर सकते हैं. They will be same. Second law is law of constant proportions. So
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा राइट आपके मैथ्स में. सो क्वांटिटी इज द रेशियो 1:3, 2:3, दैट इज कॉल्ड योर प्रोपोर्शंस राइट. सो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ रिएक्शन. विल सी. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of 2 or more elements. So मेरे जो compounds form होते हैं वो 2 या 3 elements को मिला के मेरा compound form होता है. Okay, so that's why we call that as a compound. So it had the same elements in the same proportions, irrespective of whether the compound came from or who prepared it. So my proportion is always the same. चाहे वो किसी और ने प्रिपेयर किया हो, चाहे 1 घंटे पहले प्रिपेयर किया हो, चाहे 2 घंटे बाद प्रिपेयर किया हो. मेरा अगर कार्बन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करते हैं मेरा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. देन कार्बन और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो कंबाइन करेंगे तभी जाके पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी जाके मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. सो आई मीन टू से कि देखो घर पे आपकी मम्मी आटा गूंथती होगी राइट. सो अगर आटा में हम लोग जो पानी डालते हैं कितने आटे में इतना पानी फिक्स रहता है. सो उससे ज्यादा अगर हमने पानी डाल दिया तो मेरा आटा बनेगा ही नहीं. सो वो पानी पानी हो जाएगा. अगर कम डाला तो वो सूखा बन जाएगा तो मैं रोटी बेल ही नहीं पाऊंगी राइट. सो वैसे ही जैसे आटा और पानी का क्वांटिटी एक फिक्स्ड होता है वैसे ही हमारे हर एक कंपाउंड में जो भी फॉर्म होते हैं जो प्रोपोर्शन है जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड रहता है. सो इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to mass of oxygen is always 1:8. मतलब मेरा जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ है वाटर का मॉलिक्यूल जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके मेरा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है कंपाउंड फॉर्म होता है. So hydrogen ratio is 1 and my oxygen ratio is to 8. So 1:8 ratio में वो कंबाइन करते हैं तभी मेरा H2O वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. ओके, Whatever the source of water, तो वाटर का कोई भी सोर्स हो चाहे आप बनाओ चाहे मैं बनाऊं लेबोरेटरी में चाहे कोई और बनाए चाहे आप बनाए बहुत देर बाद बनाओ वो इतने प्रोपोर्शन में आप अगर लेंगे हाइड्रोजन वाटर 1:8 देन ओनली मेरे वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा राइट. सो दस इफ 9 grams of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. अगर मेरा वाटर H2O जो वाटर है वो अगर मेरा 9 ग्राम है तो उसमें से मेरा हाइड्रोजन 1 ग्राम का होगा एंड मेरा ऑक्सीजन 8 ग्राम का होगा हमेशा बिकॉज the ratio of hydrogen and oxygen combination is 1:8 which is always fixed. Okay, similarly अगर हमने अमोनिया लिया मेरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 N2 and H2 give rise to 2NH3. ओके, सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके मेरा NH3 अमोनिया फॉर्म होता है. सो हियर माय मास रेशियो या माय रेशियो इज ऑलवेज 14:3. सो 14 part of nitrogen and 3 part of hydrogen मिलके मेरा NH3 ammonia form होता है by mass. So whatever the method or the source from which it is obtained. So कभी भी मैं उसको break करूँ तो इतना ही मेरा ratio में form होगा और मुझे इतना ही मिलेगा. So this led to the law of constant proportion which is always known as the law of definite proportion. इसको law of constant बोलते हैं या तो उसको definite भी बोल सकते हैं right. Constant definite are almost similar terms we use. So this law also stated by Bosch as in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. So कोई भी केमिकल रिएक्शन में मेरा जो भी एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो एक डेफिनेट रेशियो में डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिक्स होता है. ओके, आई होप बोथ द लॉज आर क्लियर टू यू. सो कोई भी कंपाउंड हो ये दो लॉ जरूर फॉलो करते हैं दैट्स व्हाई दैट वी कॉल दैट एज अ कंपाउंड. लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. लेट्स सी. द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू दिस लॉज. ओके, सो इसके लिए कुछ एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं था इन्होंने सिर्फ जस्ट ऐसे बोल दिया था. सो दे हैड टू एक्सप्लेन इट विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन मेथड्स एंड प्रूफ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस मेथड सो दैट तभी ये लॉ बनेगा तभी ये रूल बनेगा और ये लागू होगा राइट.
So, a British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. So, John Dalton was the first scientist, okay, जिन्होंने इसको एक पर्टिकुलर फिक्स थ्योरी भी दिया, एक पर्टिकुलर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, लाइन बाय लाइन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन या उनका जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और उसको उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स में कन्वर्ट करके रखे और रूल्स में कन्वर्ट करके रखे, ओके. So, Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. So, उन्होंने जो बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर्स हमारे पहले थे जिन्होंने बताया हुआ था कि हमारे जो भी मैटर है उनको डिवाइड करते करते जाएंगे तो जो सिंपलर सब्सटेंसेस एक लास्ट में एंड में एक सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये सारी चीजों को उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन वे में अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया और इसको ही लेके उन्होंने अपना पोस्टुलेट्स बनाया. So he took the name atoms as given by the Greeks. Okay, Greeks had परमाणु और atom या invisible particle को atom बोला था, right? And said that the smallest particle of matter atoms. So इसको ही लेके उन्होंने अपना postulate बनाया. So his theory was based on the law of chemical combination. So Dalton's atomic theory provided an explanation for the laws of कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन. सो दोनों लॉ को उन्होंने लेके और जो ग्रीक साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में बोला था इन सब को लेके उन्होंने पोस्टुलेट्स बनाए. ओके, जॉन डाल्टन वाज अ साइंटिस्ट. सो हियर इज अ शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर साइंटिस्ट. यू कैन गो थ्रू इट. So now, so according to the Dalton atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. So वो small particles में combine हुए हैं और उनको बोलते हैं atoms. Okay, and the postulates of the theory may be stated as follows. So उन्होंने कुछ postulates बनाए. Okay, so we'll study about the 6 postulates. What are they? Let's see. First point. All matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. So उन्होंने और स्पेसिफिक वे से हमको एक्सप्लेन किया. ओके, सो जितने भी हमारे मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं जोड़ जोड़ के, उसको हम एटम्स बोलते हैं. विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. लाइक हमारा जो घर है, घर का जो हमारा वॉल है वो किससे बना है? छोटे छोटे ब्रिक्स से बना है, राइट. सो छोटे छोटे ब्रिक्स को जॉइन करके एक वॉल बना है. सो वैसे ही हमारे जो भी मैटर है वो छोटे छोटे एटम्स के पार्टिकल्स को जॉइन करते करते एटम बना है. और एटम को जॉइन करते तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल को जॉइन करते तो कंपाउंड बनता है. सो इट गोज ऑन. ओके, सो all matter is made of very tiny particles called atoms and which participate in the chemical reaction. So atoms are individual particles. They are small individual particles. Single particle होते हैं, उन्होंने दो चीजें कंबाइन नहीं होती हैं. ओके, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. जिसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रिएक्शन में. They will always stay. They may combine with one another but they will always stay. Okay, we cannot destroy them. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Same element के atoms उनका mass और उनका properties same रहेगा. जैसे कि मैंने हाइड्रोजन लिया तो 2 हाइड्रोजन के atoms के बीच सेम सिमिलर properties रहेंगे. Okay, they will not change. 2 कार्बन मॉलिक्यूल लिया, ये कार्बन के एटम्स है तो कार्बन के एटम्स में उनके प्रॉपर्टीज और उनका वेट सेम ही रहेगा. दे विल नॉट चेंज इन द रिएक्शन और दे विल बी सेम इन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज. उनके प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे. Fourth is atoms of different elements have different masses and chemical properties. So different elements से जो atoms आए उनका mass भी different है, chemical properties भी different है, वो अलग से chemical reactions भी different form करते हैं, right? Fifth is atoms combine the ratio of small whole numbers to form compounds. जो मेरे atoms हैं वो कुछ रेशियो में, फिक्स रेशियो में होल नंबर्स में कंबाइन कर दीजिए. 1 2 3 4 1:3 2:4 6:8 ऐसे रेशियो में वो कंबाइन करते हैं तभी वो कंपाउंड्स में फॉर्म होते हैं. ओके, एंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. एक पर्टिकुलर कंपाउंड में मेरे जो भी एटम्स है वो फिक्स्ड रहेंगे. जैसे कि मैंने वाटर का मॉलिक्यूल लिया या वाटर इज अ कंपाउंड लिया, सो उसमें 2 एटम्स ऑफ H2O होता है, राइट, वाटर. तो उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो तभी वो कंबाइन होगा, तभी वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, राइट. सो एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट and it is always constant for a particular kind of compound, a particular kind of molecule, right? Okay.
थैंक यू स्टूडेंट्स।